देवभूमि उत्तराखंड नाम सुनते ही आंखों के सामने शांत पहाड़, कलकल बहती नदियां और बड़े सादे से लोगों की तस्वीरें आती हैं। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि मेहमान देवता का रूप होते हैं, लेकिन हाल के दिनों में इसी देवभूमि से जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं वो इस शांति को जैसे भंग कर रही हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच टकराव, हाथापाई और गुस्से की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि सवाल उठने लगा है, क्या देवभूमि अपनी पहचान खो रही है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कुछ एक दो घटनाओं का मामला नहीं है। हमारे पास जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, ज़मीनी वीडियो हैं और जो अकादमिक शोध हैं, वो सब एक गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय टकराव की ओर इशारा करते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय पहाड़ी आबादी के बीच ये तनाव आखिर क्यों और कैसे बढ़ रहा है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत खुलकर देखते हैं। इस टकराव को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले इसके उस रूप को देखना होगा जो सड़कों पर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। हमारे कई स्रोत इसके लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्थानीय लोग अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, दबंगई या गुंडागर्दी। ये सिर्फ भीड़ या ट्रैफिक जैम की समस्या नहीं है, नहीं, ये एक खास तरह का आक्रामक व्यवहार है जो पहाड़ों की शांत प्रकृति के बिल्कुल उलट है। हाँ, और ये शब्द बहुत कुछ कहता है। दबंगई में एक तरह की आक्रामकता और अधिकार जमाने की भावना छुपी है ना? जैसे पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में हुई हाल की घटना। एक वीडियो रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि दिल्ली नंबर की एक कार गलत दिशा से आ रही है। जब स्कूटी पर सवार कुछ स्थानीय युवकों ने उन्हें टोका तो बात सिर्फ बहस तक नहीं रुकी। कार से लोग उतरे और देखते ही देखते मामूली कहासुनी एक खूनी हाथापाई में बदल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को, आप सोचिए, लाठीचार्ज तक करना पड़ा। ये सिर्फ एक ट्रैफिक विवाद नहीं था, ये उस मानसिकता का प्रदर्शन था। और यहीं से, बिल्कुल सही कहा आपने, यहीं से हमें इस टकराव की पहली और सबसे अहम परत दिखती है। ये दो अलग अलग मानसिकता का टकराव है। एक तरफ वो लोग हैं जो पहाड़ों में शांति, अध्यात्मता और एक सम्मान की भावना से आते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी उपभोक्तावादी सोच है जो इस जगह को सिर्फ एक प्रोडक्ट या वीकेंड डेस्टिनेशन की तरह देखती है कि बस इस्तेमाल करो, मौज मस्ती करो और आगे बढ़ो, नियमों की परवाह किए बिना, स्थानीय संस्कृति का सम्मान किए बिना। मतलब ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीनगर की घटना के ठीक 2 दिन पहले अल्मोड़ा के मशहूर मॉल रोड पर एक और घटना हुई। हरियाणा नंबर की एक गाड़ी से किसी ने चलते चलते सड़क पर कूड़ा फेंक दिया। जब कुछ स्थानीय दुकानदारों ने उन्हें टोका और कूड़ा उठाने को कहा तो पर्यटकों ने बहस शुरू कर दी और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इसी तरह हमारे स्रोतों में मसूरी और नैनीताल के कई होमस्टे मालिकों की शिकायतें हैं, जहां एनसीआर से आए मेहमानों ने पार्टियों के बाद टीवी तोड़े, कमरों में गंदगी फैलाई और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। तो साफ है कि ये कोई एक दो घटनाएं नहीं हैं, ये अब एक आम बात बनती जा रही है। यहाँ एक सांस्कृतिक विभाजन भी साफ नजर आता है, जिसे कुछ लोग पहाड़ी और देसी के बीच का टकराव कहते हैं। एक तरफ वो पहाड़ी पहचान है जो प्रकृति और सादगी से जुड़ी है, दूसरी तरफ बड़ी गाड़ियां, तेज म्यूजिक और वो हुड़दंग को अपनी पहचान समझने वाले पर्यटक। ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव जैसा लगता है। और जो बात इस टकराव को और भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक बना रही है वो है हथियारों का बढ़ता चलन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? आंकड़े बताते हैं कि अवैध हथियारों के मामलों में उत्तराखंड सभी हिमालयी राज्यों में सबसे ऊपर है। 2023 में उत्तराखंड में आर्म्स एक्ट के तहत 1764 मामले दर्ज हुए हैं। अब इसकी तुलना दूसरे पहाड़ी राज्यों से कीजिए। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 24, सिक्किम में 19 और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 2 मामले। एक मिनट, 1700 से ज्यादा मामले? ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। मतलब लोग उत्तराखंड छुट्टी मनाने आ रहे हैं या कानून व्यवस्था को चुनौती देने? हमारे स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी कोई एक सीधी वजह तो नहीं बताई गई है, लेकिन ये उस आक्रामक मानसिकता की ओर इशारा करता है जिसकी हम बात कर रहे थे। ऐसा लगता है कि कुछ पर्यटक सिर्फ घूमने नहीं आ रहे, वे अपने साथ एक तरह की टकराव की तैयारी और उसे जताने के साधन भी ला रहे हैं। जब आपके पास अवैध हथियार होता है तो मामूली बहस को भी हिंसक बनाने की आशंका वो कई गुना बढ़ जाती है। यह आक्रामकता सिर्फ सड़कों पर ही नहीं दिख रही,
बल्कि अब उन जगहों पर भी पहुंच गई है जिन्हें सबसे पवित्र माना जाता है। ये सिर्फ सामाजिक टकराव नहीं रह गया है, अब ये आस्था पर सीधी चोट बन गया है। सही कहा। कुछ समय पहले हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास गंगा घाट पर हुक्का पीने का एक वीडियो वायरल हुआ था। वो घटना इतनी चौंकाने वाली थी कि पुलिस को इसके जवाब में ऑपरेशन मर्यादा शुरू करना पड़ा। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। केदारनाथ, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र धामों में से एक है, वहां के रास्ते में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के तीर्थयात्रियों के समूहों को हुक्का पीते हुए पकड़ा गया। जरा सोचिए, जिस जगह पर लोग मोक्ष की कामना लेकर जाते हैं वहां इस तरह का व्यवहार स्थानीय लोगों के लिए सिर्फ एक नियम का उल्लंघन नहीं है, ये उनकी आस्था का, उनकी पहचान का सीधा अपमान है। बिल्कुल, उनके लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, माँ है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, जीवित आस्था का केंद्र है। जब कोई बाहरी व्यक्ति आकर उस पवित्रता का इस तरह मजाक बनाता है तो ये उनके लिए बहुत गहरी चोट होती है। और बात सिर्फ आस्था के अपमान तक नहीं रुकी है। केदारनाथ में जानवरों के साथ जो क्रूरता हो रही है वो भी इसी मानसिकता का एक और भयानक चेहरा है। हाँ, चारधाम यात्रा के दौरान की कई रिपोर्टें और वीडियो तो दिल दहला देने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्रियों को जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचाने के दबाव और लालच में खच्चरों और घोड़ों से उनकी क्षमता से कई गुना ज्यादा काम लिया जाता है। उन्हें न ठीक से खाना दिया जाता है, न पानी। कई वीडियोस में तो उन्हें नशे के इंजेक्शन दिए जाने की बात भी सामने आई है। नतीजा ये होता है कि कई जानवर थकावट और बीमारी से रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ये उस देवभूमि की आत्मा के बिल्कुल खिलाफ है, जहां हर जीव का सम्मान सिखाया जाता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाता है, ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि पर्यटन वो अनियंत्रित हो गया है। और इस अनियंत्रित पर्यटन का सबसे बड़ा और शायद स्थायी खामियाजा हमारा पर्यावरण भुगत रहा है। एक समय था जब पर्यटन को एक स्वच्छ उद्योग माना जाता था, एक ऐसा उद्योग जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये धारणा अब पूरी तरह से एक मिथक बन चुकी है। तो लोगों के बीच टकराव है, आस्था पर चोट है। लेकिन जिस जमीन पर यह सब हो रहा है, उस जमीन का क्या हाल है? हाँ, इस भीड़ का पर्यावरण पर क्या असर हो रहा है? असर बहुत भयानक है। आंकड़े देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में सामान्य दिनों में रोजाना लगभग 1500 टन कचरा पैदा होता है। पर्यटन सीजन में ये आंकड़ा कई गुना बढ़ जाता है। इसका सबसे भयावह उदाहरण हमें औली के बुग्याल में हुई एक शाही शादी में देखने को मिला। वो इकोसिस्टम इतना नाजुक होता है कि उस पर ज्यादा चलने से भी वो खराब हो सकता है। और उसी औली के बुग्याल में एक शादी के बाद 36 टन से ज्यादा कचरा फैला हुआ मिला। प्लास्टिक की बोतलें, प्लेटें, रैपर, सोचिए 36,000 किलो कचरा उस नाजुक हरियाली पर छोड़ दिया गया है। ये कचरा अब हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जैसे पवित्र ट्रैकिंग मार्गों पर भी आम हो गया है। और इसका असर सिर्फ देखने में बुरा लगने तक तो सीमित नहीं होगा। इसका वहां के वन्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। एक स्टडी बताती है कि पर्यटकों के शोर और तीर्थ स्थलों पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों की तेज आवाज से उत्तराखंड का राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ये खूबसूरत पक्षी संवाद करने और अपने साथी को आकर्षित करने के लिए खास तरह की आवाजें निकालता है, लेकिन हेलीकॉप्टरों के शोर में उसकी आवाज दब जाती है, जिससे उसके प्रजनन पर सीधा असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि एक कस्तूरी मृग की तस्वीर भी सामने आई है जो जंगल में प्लास्टिक चबा रहा था। ये एक तस्वीर इस पूरी त्रासदी को बयां करने के लिए काफी है। और बुग्यालों का क्या वे इस बोझ को सह पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तुंगनाथ और औली जैसी नाजुक बुग्यालों में जब हजारों पर्यटक तय रास्तों की बजाय सीधे घास पे चलते हैं तो वो नर्म घास हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, नीचे की मिट्टी सख्त हो जाती है और वहाँ की प्राकृतिक हरियाली बंजर जमीन में बदलने लगती है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए जो अस्थायी शौचालय बनाए जाते हैं उनका गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे ढलानों पर बहता है और नीचे के झरनों और नदियों को दूषित कर रहा है। ये तो हुई पहाड़ों और जंगलों की बात। शहरों का हाल तो शायद और भी बुरा होगा। बहुत बुरा। मसूरी का उदाहरण लीजिए। सिर्फ 2 साल के अंदर 2021 से 2023 के बीच वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 11 लाख से बढ़कर 21 लाख हो गई, लगभग दोगुनी। नैनीताल में गर्मियों में हर रोज 5,000 से 7,000 गाड़ियां शहर में घुसने की कोशिश करती हैं। तो आज हमने देखा कि उत्तराखंड में पर्यटन का मुद्दा कितना जटिल और बहुस्तरीय है। ये सिर्फ छुट्टियों में घूमने जाने का मामला नहीं है। एक तरफ
राज्य की अर्थव्यवस्था है जो पर्यटन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, हजारों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा है। और दूसरी तरफ राज्य की आत्मा है, उसकी पहचान, उसकी संस्कृति, उसका नाजुक पर्यावरण जिस पर लगातार चोट पड़ रही है। सही कहा। ये असल में देवभूमि की सोच और एक उपभोक्तावादी मानसिकता के बीच का टकराव है। एक मानसिकता पहाड़ों को पवित्र, जीवित और सम्मान की जगह मानती है, जबकि दूसरी उसे सिर्फ उपभोग करने, मौज मस्ती करने और फिर पीछे कचरा छोड़कर चले जाने की वस्तु समझती है। असली और सबसे मुश्किल सवाल ये है कि क्या इन दोनों के बीच कोई संतुलन बनाना संभव भी है? और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल, जब किसी जगह को देवताओं की भूमि कहा जाता है तो वहां आचरण के नियम कौन तय करेगा, आने वाले या वहां रहने वाले? और तब क्या होता है जब दर्शन करने की प्रक्रिया ही उस पवित्रता को नष्ट करने लगे जिसकी तलाश में लाखों लोग हर साल वहां आते हैं? दो एरियाज विच आर वेरी वेरी प्रिस्टीन एंड जिसको किसी अनटच्ड रहे हैं, बिकॉज आई फर्मली बिलीव जहां पर HR नॉर्थ इंडिया में जहां पर HR, DL, CH, PB, UP ये गाड़ियां जहां पहुंच गई ना वहां पर कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल। They have really killed the mountains, I'm telling you.